पाठ काकी। काकी की कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक हृदय स्पर्शी कहानी है जो दिल को छू लेती है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों की मासूमियत को उजागर करती है। इस कहानी में श्यामू और उसकी काकी उमा के प्रेम को दर्शाया गया है। काकी कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। श्यामू एक छोटा सा बालक है। उसकी काकी उमा का देहांत हो चुका है। श्यामू को ये बात छिपाने की कोशिश की जा रही है। घर में सभी लोग ये बात छिपा रहे हैं कि माँ का देहांत हो गया है। श्यामू को पता चलता है और उसकी काकी जो है वो राम के पास चली गई है। श्यामू अपने पिता के 1 रुपए की चोरी करके एक पतंग लाता है। उस पतंग पर मांझे की जगह मोटी रस्सियां बांधता है ताकि वो पतंग उसकी काकी के पास चली जाए और उस पतंग पर काकी लिखता है। श्यामू की इस जुगत में उसका जो साथी होता है वो भोला होता है, उसी के साथ शामिल होता है। श्यामू के पिता पहले चोरी करने के कारण उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और पतंग फाड़ देते हैं। बाद में उन्हें सच्चाई का पता चलता है और वे द्रवित हो जाते हैं। यहीं तक कहानी का सारांश है। और इस कहानी में जो बाल मनोविज्ञान और बच्चों की मासूमियत को दर्शाया गया है, उसी पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पाठ बाट अठन्नी की। प्रस्तुत कहानी में समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस कहानी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अमीर वर्ग, जो अमीर लोग होते हैं, चाहे वो कितनी भी रिश्वत क्यों ना लें, कितने भी गलत काम क्यों ना करें, वह कभी पकड़े नहीं जाते। उसके विपरीत यदि एक गरीब व्यक्ति केवल अठन्नी की चोरी करता है तो उसे बड़ा अपराधी समझकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसे 10 रुपए वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के थे। इसका सारा भार उसी के कंधों पर था। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन यानी तनख्वाह यानी सैलरी बढ़ाने की बात करता था। परंतु हर बार इंजीनियर साहब का यही जवाब होता था कि वे रसीला की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि उसे यहाँ से ज्यादा कोई और तनख्वाह देता है तो वह बेशक वहां जा सकता है। रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता रहा। हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती, परंतु इस सब के बावजूद रसीला ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर रसीला सालों से नौकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया, यानी डाउट नहीं किया था। दूसरी जगह भले ही उसे यहाँ से ज्यादा तनख्वाह मिले, पर इस पर ऐसा आदर और सम्मान उसे नहीं मिल सकता था। रसीला का उनके पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब के चौकीदार रमजान से गहरी दोस्ती थी। दोनों आपस में अपना दुख सुख बांट लिया करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत ही उदास देखा। रमजान ने अपने मित्र रसीला की उदासी का कारण जानना चाहा, परंतु रसीला उसे छिपाता रहा। रमजान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा, यानी कसम खाने के लिए कहा। तब रसीला ने बताया कि उसका परिवार गांव में रहता है। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। इन सब का भार उसी के कंधों पर है और रसीला को मासिक तनख्वाह मात्र 10 रुपए मिलती है। पूरे भेजने के बाद भी घर का गुजारा नहीं चल पाता। उस पर गांव से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं, पैसे भेजो। रसीला के पास गांव भेजने के लिए पैसे नहीं थे और यही उसकी उदासी का कारण था। मियां रमजान ने रसीला की परेशानी का हल सुझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो वो अपने मालिक से कुछ रुपए एडवांस यानी पेशगी के रूप में ले ले। रसीला रमजान को बताता है कि उसने मांगा तो था, पर उसके मालिक ने साफ इनकार कर दिया। रमजान से अपने दोस्त की परेशानी देखी नहीं गई और उसने 5 रुपए रसीला के हाथ पर रख दिए। रसीला ने धीरे धीरे रमजान के 4.5 रुपए जो है चुका दिए। अब केवल अठन्नी बाकी रह गई। एक दिन रसीला को अपने मालिक के रिश्वत लेने की बात का पता चला। रसीला ने सब रमजान को बताया। उसके मालिक जगत सिंह ने 500 रुपए रिश्वत ली है। तो इस पर रसीला ने उससे कहा, कुछ भी नहीं, इसके मालिक तो शेख साहब तो उस जगत सिंह के भी गुरु हैं। उन्होंने भी आज आज ही एक ऐसा शिकार फंसा रखा है जिसने का हजारों की रिश्वत जो है वो उसे दे रहा है। इस तरह दोनों ही मालिक रिश्वतखोर थे।
रसीला वर्षों से इंजीनियर जगत सिंह का नौकर था। उसने कभी बेईमानी नहीं की थी, परंतु इस बार भूलवश वह अपना अठन्नी का कर्ज चुकाने के लिए अपने मालिक के लिए 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बची अठन्नी रमजान को देकर अपना कर्ज चुका दिया। और इसी आरोप में रसीला के ऊपर इंजीनियर जगत सिंह ने मुकदमा दायर कर दिया। रसीला का मुकदमा इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाते हैं और रुमाल से अपना मुंह पूछते हैं। यह वही रुमाल था जिसमें बांधकर रिश्वत के लिए रुपए शेख साहब को स्वीकार किए गए थे। जब जिला मजिस्ट्रेट अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाते हैं तो रमजान का क्रोध उभर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि फैसला करने वाले शेख साहब और आरोप लगाने वाले जगत बाबू दोनों स्वयं बहुत बड़े रिश्वतखोर और अपराधी हैं, लेकिन उनका अपराध दबा दबा लिया जाता है क्योंकि वह सभ्य लोग हैं या बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, और एक गरीब को मामूली अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा सुना दी जाती है। ये है इस कथा, ये कहानी का सारांश। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा परोपकार ही करना चाहिए। हमारे हृदय में हर प्राणी के लिए दया, प्रेम और सहानुभूति रहनी चाहिए। जिस प्रकार सेठ जी ने स्वयं भूखे रहकर अपने लिए लाई रोटियां कुत्ते को खिला दी और खुद पानी पीकर रह गए, पर उसका उन्हें पुरस्कार ये मिला कि ईश्वर ने उन्हें जो जिस संकट से वो जूझ रहे थे, जिस गरीबी से वो जूझ रहे थे, वो उसका निदान हुआ और उन्हें धन की प्राप्ति हुई। इसीलिए उसे महायज्ञ का पुरस्कार कहा गया है। यज्ञ करना और दान दक्षिणा देना, सबसे बड़ा ही दान दक्षिणा देना, दुखियों की पर दया करना, यही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और यही इस पाठ से शिक्षा हमें मिलती है। नेताजी का चश्मा प्रस्तुत कहानी द्वारा समाज में देश प्रेम की भावना को जागृत किया गया है। पाठ का नायक कैप्टन साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी एक देशभक्त नागरिक है। वह कभी नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। इस कहानी द्वारा लेखक चाहता है कि देशवासी लोगों की कुर्बानियों को ना भूलें। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत ही छोटा था। कहने भर के लिए बाजार और पक्के मकान थे। कस्बे में एक छोटा बच्चों का स्कूल था और एक लड़कों का, एक लड़कियों का। छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, नगर पालिका थी। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई गई। नेताजी की मूर्ति वैसे संगमरमर की थी जिसे वहीं के ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। चश्मा मूर्ति तो संगमरमर की थी, पर उस पर जो चश्मा लगा था वो रियल था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उनका ध्यान उस मूर्ति की तरफ गया और उन्होंने कहा, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। आज मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा होता है। ये सब बार बार देखकर उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है और इसकी चर्चा वह पान वाले से करते हैं और पूछते हैं कि ये चश्मा बदलता कौन है। तो वह बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला ही चश्मे के फ्रेम को बदल देता है, और जब उसके पास कोई ग्राहक आता है और उसे वह फ्रेम पसंद आता है तो वही चश्मे का फ्रेम वो निकाल कर दूसरा फ्रेम लगा देता है। ये सिलसिला चलता रहा। हालदार साहब 2 साल तक आते रहे और उन्होंने मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ, जब वो आए और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा था, तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने पान वाले से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। और यह बात सुनकर हालदार साहब बहुत मायूस हो गए और उन्हें लगता था कि अब कहाँ कैप्टन जैसा देशभक्त होगा जो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख पाएगा। अतः हालदार साहब ने फैसला किया कि अब वे इस कस्बे से गुजरते समय यहाँ नहीं रुकेंगे और पान नहीं खाएंगे। यही निर्देश उन्होंने अपने ड्राइवर को भी दिया, परंतु आदत अनुसार कस्बे से गुजरते समय उनकी आंखें मूर्ति की तरफ मुड़ ही जाती और मूर्ति पर चश्मा देखकर आश्चर्यचकित भी हो उठते। ड्राइवर को तुरंत रुकने का निर्देश देते और मूर्ति की ओर बढ़ते, तो क्या देखते हैं कि बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा था। हालदार साहब यह देखकर भावुक उठते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं।
अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। प्रस्तुत कहानी का एक बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि उसकी कोई मदद नहीं करता। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में शाम के समय बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे होते हैं और वो थक हाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी दूर से कोहरे के बीच से एक बच्चा आता हुआ दिखाई देता है। वह इतना गंदा होता है, इतना मैला होता है कि वह उसका चेहरा काला पड़ चुका होता है और उसकी चाल से उस लेखक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। दोनों ही जो मित्र होते हैं वो आपस में पहले तो बात करते हैं, फिर आश्चर्यचकित होकर उससे प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो। बालक अपनी गरीबी और भुखमरी से तंग आकर वह बताता है कि वह अपनी जो गरीबी और भुखमरी से तंग आकर अपने साथी के साथ वह भाग आया था। यहाँ आने पर उसे और उसके साथी को एक दुकान में काम करने के बदले में 1 रुपया और जूठा खाना मिलता है। लेखक ने उसके साथी के विषय में पूछा तो उसने बताया कि मालिक के बहुत मारने के कारण उसका साथी मर गया है। उस 10 वर्षीय बच्चे का मौत के विषय में इतना सहज कथन लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस उम्र में बच्चों को शरारतें और खेलने खाने से फुर्सत नहीं होती, उस उम्र में बालक की पहचान जो है मौत से हो गई है। लेखक के एक वकील मित्र थे जिन्हें अपने होटल के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। इसीलिए लेखक उस बच्चे को वकील साहब के पास लेकर आते हैं। वकील उस बच्चे को नौकर इसलिए नहीं रखता क्योंकि वे कहते हैं कि दोनों ही इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। साथ ही वकील साहब को यह लगता है कि पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान और अवगुण से भरे होते हैं। यदि उन्होंने किसी ऐसे ऐरे गैरे को नौकर रख लिया तो वह अगले दिन ही उनका सब कुछ लेकर चंपत हो जाएगा। इस तरह भविष्य में चोरी की आकांक्षा के कारण वकील साहब ने उस बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा। बालक कुछ देर वहां ठहरा और फिर चला गया। लेखक और उसके मित्र भी अपने अपने कमरों में चल पड़े। दूसरे दिन मोटर में बैठते हुए उन्हें समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक की सड़क किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर इस ठंड में ठिठुर कर मृत्यु हो गई। पर बतलाने वालों ने यह नहीं बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों पर, पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। इस पंक्तियों द्वारा बालक की उस वेदना, उस कष्ट को उजागर किया गया है कि समाज कैसे जो गरीब दयनीय स्थिति में होते हैं उन पर दया करने की बजाय, उनके कष्ट को हरने के बजाय अपने ही जीवन में व्यस्त रहते हैं। इस कथा द्वारा यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।